हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSE पायस एकेडमी। आज का डेट है 6 अगस्त 2025। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSE_Assam को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो बिफोर आई स्टार्ट विद एनालिसिस, सो लेट मी नो टेल यू अबाउट दैट 9 August 2025, that is this Saturday, CSE PIS Academy is going to host the biggest civil services seminar where our speaker will be Shri Anil Swarup sir, जो कि एक्स IAS ऑफिसर है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोल एंड एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं। सो प्लीज़ डू रजिस्टर इन द लिंक दैट हैज़ बीन अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन और डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। सो लेट्स सी आज हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। सो जैसे कि न्यूज़ में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है अबाउट द उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड्स, तो वो हम देखेंगे आज। फिर हम आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है फॉर द प्रोटेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हम आज नज़र डालेंगे। फिर इंडिया के ऊपर जो USA ने टैरिफ लगाया है वो लेकर हम एक डिस्कशन करेंगे। देन टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग, एंड लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म के बारे में हम आज जानेंगे जिसका नाम है नेक्रोपॉलिटिक्स। ओके, सो यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड विच लेफ्ट 4 डेड एंड ओवर 60 feared trapped। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड क्या मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हम बना सकते हैं जो कि आपके पेपर GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आएगा। डिस्कस द कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लैश फ्लड्स। देखिए यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स मिल गए हैं, हेडिंग क्या लिखना है। सो ऑलवेज आई से यू पीपल कि आपको सबसे पहले आंसर्स लिखने से पहले क्वेश्चन का कंटेक्स्ट पता करना चाहिए। कंटेक्स्ट के आधार पे होगा आपका कंटेंट। सो पहला प्रायोरिटी होता है कंटेक्स्ट, सेकंड होता है कंटेंट। सो यहाँ पर आपका कंटेक्स्ट होगा कि फ्लैश फ्लड्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, इन द इंडियन हिमालयन रीजन। तो यहाँ पर फिर से देखिए और एक कंटेक्स्ट आपको मिल गया है कि आपको कॉज और कॉन्सिक्वेंस जो लिखना है फ्लैश फ्लड्स का, दैट विल बी इन द कंटेक्स्ट टू इंडियन हिमालयन रीजन। तो इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव। सजेस्ट अ मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी, इसका मतलब है वे फॉरवर्ड। सो जो आपका आंसर होगा ये 3 भाग में डिवाइड होगा। एक है कॉज, एक है कॉन्सिक्वेंस और एक है वे फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग टर्म मिटिगेशन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। ओके, सो जो फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुआ है बाय द टोरेंशियल रेनफॉल इन द खीर गंगा रिवर विच इज़ इन उत्तरकाशी इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जहाँ पर एटलीस्ट अभी तक जो रिपोर्ट आए हैं, मे बी वो नंबर्स जब आप वीडियो देख चुके होंगे वो तब तक नंबर शायद बढ़ गया है, आई होप नॉट, कि एटलीस्ट 4 पीपल आर feared dead and 60 individuals including 9 army personnel has been trapped in that flood. So let's see some details about under the geographical context. उत्तरकाशी जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ लोकेटेड इन द अपर हिमालयन रीजन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 8,600 feet above the sea level. So ये जो ऑल्टीट्यूड है दैट मेक्स any region very much vulnerable to landslides, cloud bursts and flash floods. ये cloud bursts रिलेटेड हमने वीडियो पहले भी बनाया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए cloud burst का डेफिनेशन क्या है, कि cloud burst क्या है, what is the technical definition of cloud burst. So this region उत्तरकाशी is a very ecologically fragile region जो कि seismic zone नंबर 4 में वो आता है, विच इज़ वेरी मच क्लाइमेट सेंसिटिव जोन। एंड इफ़ वी गो फॉर सीइंग द खीर गंगा रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है विच हैज़ अ वेरी हाई ग्लेशियल इन्फ्लुएंस और इज़ प्रोन टू ओवरफ्लो ड्यूरिंग मॉनसूनल क्लाउड बर्स्ट एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ओके, नाउ फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव व्हाट वी कैन डिस्कस, कि जैसे कि हमने उस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कॉजेस, तो लेट्स डिस्कस ऑन दोज पॉइंट्स कि कॉजेस हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके हिमालयन रीजन में। जैसे कॉजेस ऑफ फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि टोरेंशियल मॉनसून रेनफॉल, तो दिस इज़ द टाइम ऑफ द मॉनसून। सो टोरेंशियल मॉनसून रेनफॉल जो अधिक हो गया है, क्लाउड बर्स्ट हो चुका है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ज़्यादा बारिश, तो इसके वजह इट बिकम्स वन रीज़न।
सेकेंडली, जो रीजन है उत्तरकाशी वो खुद एक वल्नरेबल जगह पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टोपोग्राफिक वल्नरेबिलिटी, टोपोग्राफिक वल्नरेबिलिटी। देन अभी कुछ मैन मेड कॉजेज अगर हम देखते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड टूरिज्म, unregulated tourism and also the infrastructural fault, and obviously climate change। तो यहाँ बनता है हमारे कुछ पॉइंट्स फॉर द कॉजेज ऑफ फ्लैश फ्लड्स इन द इंडियन हिमालयन रीजन। नेक्स्ट हम अगर कुछ इम्पैक्ट अगर देखते हैं, क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है, वही जो क्वेश्चन में था, कंसिक्वेंस। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट जो है, जो ऑलरेडी न्यूज़ में है, जैसे कि 4 लोग मारे गए हैं और 60 लोग ट्रैप्ड है, तो वो होता है एक पॉइंट। तो यू कैन राइट अबाउट द कैजुअलिटीज़। फिर ह्यूमन इम्पैक्ट, डिस्प्लेसमेंट, कि लोगों के जो घर बार है वो उससे बहाव में बह चुके हैं, टूट गए हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन जस्ट कोलैप्स्ड। सो डिस्प्लेसमेंट एक अलग इशू है। हेल्थ कंसर्न, देन यू कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल ऑफ उत्तरकाशी, ऑफ उत्तराखंड, ऑफ द टूरिज़्म, की इसके वजह से बहुत दिनों तक जो टूरिज़्म अफेक्टेड रहेगा, तो वो कैसे लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगा, वो वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो। से फॉर एग्जांपल दैट टूरिज़्म विल बी हॉल्टेड, तो जो जगह उत्तराखंड, उत्तरकाशी, जिसका इकोनॉमी पूरा का पूरा टूरिज़्म के वजह से चलता है, तो इस इंसिडेंट के कारण जो टूरिज़्म है वो उसमें अभी हॉल्ट आएगा, द इकोनॉमी विल ऑल्सो फेस सम डाउन टर्न। ऑल राइट, सो नाउ वी कैन जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट न्यूज़, जैसे जो कि है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। सो क्या है आज का हेडलाइन, रिस्टोर स्पेशल स्टेटस। तो ये है डिमांड किनका, जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज एमिड प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट, द आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, जो कि ऑब्वियसली रिसेंटली नहीं हुआ है। तो पहले हम इसके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले, इज़ द डिले इन रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेटहुड से डाउन करके यूटी का स्टेटस दिया गया है, तो उसको अभी उस बात किया था स्टेटहुड उसको दिया जाएगा आफ्टर एवरीथिंग हैज़ बीन सेटल्ड डाउन। तो वो स्टेटहुड देने में, स्टेटहुड रिस्टोरेशन में जो अभी डिले हो रहा है, इज़ इट अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म? तो यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन इट। ओके, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम नज़र डालते हैं कि इट वाज August 5 of 2019 which marked a watershed moment or a remarkable moment in the Indian constitutional history as Article 370 had been abrogated. What was Article 370? Article 370 granted special status to Jammu and Kashmir. All right. So where this article gave autonomy to JNK over the internal matters, except there was also some exceptions। क्या था वो exceptions अगर हम लिस्ट डाउन करते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। All right. Also, along with that, it required the state governments. For applying the union laws. State government का राजीनामा उसको चाहिए अगर कोई भी यूनियन लॉ को अगर जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करवाना है तो, ठीक है, तो वही जो ऑटोनॉमी है उसको ही एब्रोगेट कर दिया गया था। सो द पॉलिटिकल रिस्पॉन्स जो अभी हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है वो क्या है, देयर आर स्ट्रीट प्रोटेस्ट बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, PDP, CPIM, कांग्रेस एज ऑन
अगस्त 5, 2025 एंड अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो इस तारीख को अगस्त 5 को ब्लैक डे बोल के उसको क्या बोलते हैं उसको डिटरमाइन या फिर डिनोट कर रहे हैं, वेरएस जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी इस दिन को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ स्टेप टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ इफ़ वी जस्ट सी द जुडिशियल एंगल यहाँ हेयर, सो अगर हम दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वर्डिक्ट दिया था, इट हैड अपहेल्ड द एब्रोगेशन एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कि जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड कि जो ये एब्रोगेशन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैलिड है. इट ऑल्सो रूल्ड दैट द प्रेसिडेंट हैड द पावर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड सुप्रीम कोर्ट इट कॉल्ड द एब्रोगेशन एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेजुअल इंटीग्रेशन प्रोसेस, कि आर्टिकल 370 को एबोलिश करके जम्मू एंड कश्मीर को मोर इंटीग्रल पार्ट तो है, मोर इंटीग्रेशन जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंडिया का हुआ है. बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट ऑल्सो रिकॉर्डेड द सेंटर्स एश्योरेंस एंड द स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड, कि बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि सेंटर ने ये वादा किया है कि जो स्टेटहुड है वो एश्योर किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल, पर वो अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है. सो इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है. सो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट अगर चल रहा है, वी विल बी नाउ टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़. तो क्या इश्यूज़ है, जैसे कुछ फेडरलिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इश्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं कि जो फेडरलिज्म है इट इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एसआर बोम्मई केस. Next, J&K, it continued to be the union territory as its status without any timeline कि कब तक ये यूनियन टेरिटरी रहेगा J&K, which contradicts the spirit of cooperative federalism, कि there is uncertainty कि जम्मू एंड कश्मीर कब तक ये एज अ यूनियन टेरिटरी रहेगा. सो इट इज़ contradicting the cooperative federalism which रेजेस कंसर्न अमंग द पीपल की J&K में वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अधिक एक्सेसिव सेंट्रलाइज्ड होगा या फिर हो रहा है, विच इवेंचुअली अफेक्ट्स द सेंटर स्टेट रिलेशंस. सो द शिफ्ट फ्रॉम स्टेट टू यूटी, इट इज़ अंडरमाइनिंग द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ द region J&K and the electoral representation of the people of the J&K. Secondly, the article mentioned it creates a democratic deficit, especially with delayed elections and governance through lieutenant governor. And next issues about democracy and representation, कि the protests that are going on, it highlights the concern of political disenfranchisement and identity erosion. तो political disenfranchisement मतलब जो means right to vote है, जो वोट देते लोग, सो बाई दैट देयर कैन बी पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट दैट द वोटिंग राइट्स मे बी शेड एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी इरोशन ऑफ द रीजन. ऑल्सो एज पर द ऑपोजिशन पार्टीज this could be a situation which is alienating the local population and undermining the inclusive governance. Okay, so the next news is on that is from your GS2 and GS3 international relations and Indian economy about the US tariffs on India. So Trump will raise tariffs on India in next 24 hours. उसके साथ इसी न्यूज़ में हम और एक आर्टिकल साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे अबाउट द एंग्विश दैट US हैव दैट इंडिया बैक्स Russian oil. Okay, so what could be the probable question from here? Critically examine the impact of tariff-based trade coercion on India's export economy. देखिए यहाँ पर टैरिफ बेस्ड ट्रेड कोर्शन मतलब ये जो टैरिफ बढ़ाने वाला जो है, जो सिलसिला चालू हुआ है पिछले कई महीनों से, और वो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कोर्शन, ये एक धमकी है विच इज़ अंडरमाइनिंग द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज़, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट इनकम है उसमें एक नेगेटिव
road is getting created. So let's give a read here. Trump accused India of not being a fair trading partner and threatened to raise tariff. ट्रंप ने इंडिया को ब्लेम दिया है, एक्यूज़ किया है दैट इंडिया एक फेयर ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है और इसी वजह से यूएस इंडिया के अगेंस्ट में टैरिफ रेज करेगा। इंडिया जो भी सामान यूएस में भेजेगा, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर 25% ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। वाई रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चालू रखा है डिस्पाइट मल्टीपल सैंक्शंस बाय वेरियस कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस ऑन रशिया। ओके, तो ये जो रशिया से जो ऑयल खरीदा जा रहा है बाय इंडिया, ट्रम्प सेड कि विच क्लेम टू फ्यूल रशियाज वार मशीन, कि ये अगर कंट्रीज रशिया से तेल खरीदे तो इट विल कंटिन्यू टू फंड रशिया फॉर द वार अगेंस्ट यूक्रेन। सो बट इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा फर्म रिस्पॉन्स आया है। तो इंडिया हैज़ हाईलाइटेड द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्टर्न नेशन हु कंटिन्यू देयर ओन ट्रेड विद रशिया, कि जो कंट्रीज़ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं वो खुद रशिया के साथ किसी ना किसी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ यूएस और वेदर इट इज़ यूके। और यहाँ पर रशिया का भी सपोर्ट है। रशिया ऑल्सो बैक्ड इंडियाज़ राइट टू मेक सोवरेन ट्रेड डिसीजंस। यहाँ पर रशिया ने बोला है कि इंडिया का फुल राइट है, इंडिया इज ए सोवरेन नेशन, इंडिया कैन टेक इट्स ओन डिसीजन, किसके साथ ट्रेड करना है किसी के साथ ट्रेड नहीं करना है वो इंडिया खुद डिसाइड करेगा। हेंस इट क्रिटिसाइज द यूएस नियो कॉलोनियल एंड हेजिमोनिक एटीट्यूड, मतलब कि नियो कॉलोनियल, नियो का मतलब है नया, कि नियो कॉलोनियल एटीट्यूड की हम जो कहेंगे वही होगा, हमारे हिसाब से हमारा एक कब्ज़ा होगा वर्ल्ड पे, कि हमारे हिसाब से इकोनॉमी चलेगा। हेजिमोनिक एटीट्यूड मतलब कि हम जो बोलेंगे वही होना चाहिए, दैट एटीट्यूड। ठीक है, सो दैट इज़ अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यूएस बाय रशिया। नाउ इफ़ वी जस्ट लुक इनटू सर्टेन कोर इश्यूज़, कि क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर पनप रहा है। जैसे इंडिया और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है इट इज़ नाउ स्ट्रेन्ड। लाइक इंडिया और यूएस एक बहुत ही लंबे समय से ट्रेड पार्टनर्स है। द यूएसएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स वॉच लिस्ट फॉर हाई टैरिफ्स एंड मार्केट एक्सेस इश्यूज़, ये अभी जो रिपोर्ट हुआ है। वाइल bilateral trade between India and US had grown very recently, but now अभी जो ये होने वाला है that will definitely harm the numbers. Next, अगर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर देखें या फिर जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स के लिए देखते तो इंडिया हैज़ नाउ इंक्रीज्ड रशियन क्रूड इम्पोर्ट, और यही इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, दैट इज़ हार्मिंग द इंडिया यूएस रिलेशन। So, by taking the advantage of discounted prices post यूक्रेन वार, कि इंडिया को जहाँ से कम दाम में तेल मिलेगा इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करेगा, तो इंडिया का वो राय है। सो रशिया से अगर डिस्काउंट में तेल मिल रहा है तो इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो द वेस्टर्न नेशंस they alleged India in profiting by refining and re-exporting Russian oil। तो इंडिया जो ऑयल वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो रशियन ऑयल को ही रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट हैज़ बीन एलिज्ड। बट इंडिया डिफेंड्स दिस एज अ वाइटल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी, कि इंडिया बोला कि ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो आवश्यक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी एक कंट्री के तरफ झुकावट नहीं, मल्टीपोलैरिटी के मतलब कि इंडिया विल नॉट गेट पोलराइज्ड बाय द हेजिमोनिक एटीट्यूड ऑफ द कंट्रीज लाइक यूएस और यूके। इट विल हैव अ मल्टीपोलैरिटी अप्रोच, कि हर एक नेशन जो है इंडिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया रिफ्यूज्ड टू गेट प्रेशराइज्ड फ्रॉम एनी ब्लॉक। ऑल्सो रशिया एंड अदर डेवलपिंग नेशंस आर्ग्यू दैट यूएस सैंक्शंस आर पॉलिटिकली वेपनाइज्ड। ये रियलिटी नहीं है, दे आर पॉलिटिकली वेपनाइज्ड रशिया के अगेंस्ट में। और इंडिया के कुछ जो सेगमेंट्स है जो इफेक्ट हो सकता है इस डिसीजन से, वो है टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स,
स्पेशली. नाउ लेट्स सी टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग. जो आर्टिकल है हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू शैल दिस काइंड ऑफ आर्टिकल वेदर यू आर वॉचिंग द CNA, यू आर टेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट. आप पूरे कंप्लीट वीडियोस देख रहे हो, बट हमेशा याद रखिए कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है. न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट. वी आर जस्ट हेल्पिंग यू कि कौन से न्यूज़ पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे किस एंगल में आप पढ़ोगे वो हम बता रहे हैं, बट आपको न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना. सो लेट्स सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है. मनी लॉन्ड्रिंग इज़ एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस कि ब्लैक मनी को कैसे वाइट किया जाए. ब्लैक मनी को कैसे वाइट मनी में आप कन्वर्ट करोगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज लॉन्ड्रिंग. लॉन्ड्रिंग कहाँ से आता है, वो फ्रॉम द टर्म लॉन्ड्री. लॉन्ड्री में क्या होता है, कपड़े धोए जाते हैं ना, जो गंदे कपड़े हैं उसको साफ किया जाता है. सो दैट इज लॉन्ड्रिंग. सो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्गाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज लेजिटिमेट इनकम. It is a serious economic offense with deep ramifications for financial stability, governance, internal security and sovereignty. मतलब ब्लैक मनी जो है वो क्राइम में हो या फिर कोई भी मीन्स ऑफ वे में पैसा आया है पर उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है गवर्नमेंट को, तो अगर वो टैक्स नहीं दिया गया है वो बनता है ब्लैक मनी. तो उसको अगर आप वाइट कर रहे हो विदाउट पेइंग द टैक्स लेटर ऑन ऑल्सो, तो क्या होता है, स्टेट एक्सचेकर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता. सो according to the finance minister's report in Rajya Sabha, since 2015, 5,892 cases have been taken up under the Prevention of Money Laundering Act 2002. बट अभी तक इतने केसेस में सिर्फ 15 कन्विक्शंस ही हुए हैं. सो विच एक्चुअली रेजेस द क्वेश्चंस ऑन एनफोर्समेंट एंड एफिकेसी. सो सेक्शन 3 ऑफ PMLA defines money laundering as processes or activities connected to proceeds of crime that are concealed, possessed, acquired or used. ये चीज़ याद रखिए. Then this money has been projected or untainted property. Money laundering में जो जिस वर्थ के बारे में हम बात करें, that is projected as untainted property. और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इनका 3 स्टेजेस है. देखिए ये जो टर्म्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. जैसे कि प्लेसमेंट में क्या होगा, जो इलिसिट मनी है इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फिनेंशियल सिस्टम ऑफन थ्रू स्मर्फिंग. स्मर्फिंग का मतलब क्या है कि कोई एक बहुत बड़ा सा अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट कर अगर आप फिनेंशियल सिस्टम में लाओ तो वो सिस्टम के नज़र में नहीं आता है कि बहुत बड़ा सा अमाउंट है. मान लीजिए कि 100 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, उसको आप 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000 अमाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इन डिफरेंट अकाउंट्स, तो वो जो अमाउंट ट्रांसफ़र है वो नज़र में नहीं आता है. उस चीज़ को कहा जाता है स्मर्फिंग. फिर आता है लेयरिंग. कम्प्लेक्स लेयर्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर क्रिएटेड टू ऑब्सक्योर द सोर्स. मतलब कोई एक मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत से फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर. ये और एक प्रोसीजर है मनी लॉन्ड्रिंग का. देन देयर इज़ एन इंटीग्रेशन कि कुछ प्रोजेक्ट्स में या फिर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, परचेज कर लिया जाएगा. द क्लीन्ड मनी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट, कोई भी बिजनेस या फिर लग्जरी गुड्स. ठीक है, तब भी वो नज़र में कम आता है. सो दैट इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग. नाउ लेट्स सी term that I have got in the Hindu today, that is necropolitics. And this is most recommended article for today that you must read. That is necropolitics, who is allowed to live and who may die. So let's see what it is. तो ये necropolitics जो है वो एक political theory है जो कहता है या फिर वो क्वेश्चन करता है स्टेट को, स्टेट के पावर को या फिर स्टेट के साथ एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस को कि हु इज़ टू डिसाइड एंड हाउ इज़ टू डिसाइड who is allowed to live and who must die, either directly through violence or indirectly via systemic neglect. So that politics or that theory is known as necropolitics, which is coined by Achille Mbembe. ठीक है, नाम याद रखिएगा, Achille Mbembe. सो इसका मतलब क्या है, कुछ सेगमेंट्स जैसे कि एक एलिट्स, दे आर अ क्लास
Another one, the marginalized groups. Marginalized groups जिनके सोसाइटी में सोशल फंक्शनलिटी तो है, बट एलिट्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्जिनलाइज्ड वो सोसाइटी में रहे या ना रहे। उनके डेथ से, उनके मेंबर्स के डेथ से उतना ज़्यादा सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता। पर कोई भी एलिट क्लास के मेंबर का अगर डेथ हो जाए तो सोसाइटी में वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसी के बीच जो भेदभाव है उसी को कहा जा रहा है नेक्रोपॉलिटिक्स। सो यहाँ पर और एक आइडिया है अबाउट द बायोपॉलिटिक्स विच इज़ गिवन बाय फोकॉल्ट। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल कोर आइडिया हियर, कि बायोपॉलिटिक्स कहता है पावर ओवर लाइफ और नेक्रोपॉलिटिक्स कहता है पावर ओवर डेथ। मतलब यहाँ पर बायोपॉलिटिक्स विल से पावर ओवर लाइफ, कि जीने के लिए जो पावर एक्सरसाइज किया जाएगा, कौन कैसे एक्सरसाइज करेगा, वो होगा बायोपॉलिटिक्स। पर कौन मरेगा उसमें जो पावर एक्सरसाइज होगा वो होगा नेक्रोपॉलिटिक्स। फोकस मैनेजिंग पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, कि कैसे लोग जिए, लाइफस्टाइल बेहतर हो, वो है बायोपॉलिटिक्स। यहाँ पर नेक्रोपॉलिटिक्स होगा मैनेजिंग डेथ, कि लोग कैसे मरेंगे, अबांडनमेंट एंड डिस्पोजिबिलिटी। इट मीन्स बायोपॉलिटिक्स के जो मीन्स हो गए लाइफ को इंश्योर करने के लिए, वैक्सीनेशन, सेंसस, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है हम इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। बायोपॉलिटिक्स इज समथिंग पॉजिटिव, नेक्रोपॉलिटिक्स इज समथिंग नेगेटिव। यहाँ पर नेक्रोपॉलिटिक्स का मीन्स क्या होगा, कैसे मारोगे आप, स्ट्रक्चरल नेग्लेक्ट, एडुकेशन ना दो, हेल्थ ना दो, न्यूट्रिशन ना दो, तो वो धीरे धीरे मर जाएंगे। वायलेंस या फिर एक्सक्लूजन which eventually will lead to the death. Purpose, make live and let die, let die and make die। ठीक है, देखिए इसका जो कोटेड है यहाँ पर, make live and let die, यहाँ पर जो है let die and make die। स्टेट रोल क्या है, स्टेट विल बी द गार्डियन ऑफ द लाइफ, एंड यहाँ पर नेक्रोपॉलिटिक्स में स्टेट का रोल क्या होगा, यहाँ पर मैनेजर ऑफ डेथ जोन्स। तो आई होप दिस इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक, hope you got the topic necropolitics. So lastly I would like to say that from 12th of August 2025 CSE Paris Academy में working professional batch is getting launched. So admissions are going on, batches are getting filled up, so do register yourself and take admissions. The classes could be offline, online, or you can take it in the hybrid model. So we are the faculties who will be taking your classes. For admission or further details, do call us in this number. So thank you so much. Till then, take care.